दास पलांगी सीधी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का जो है आपका आज जो है 9वां इकाई जो है स्टार्ट करेंगे। 9th हमारा इकाई है और इससे पहले वाला हम लोग 8वां इकाई देखे थे जिसमें हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया देखे थे। अब जो हम लोग जो है आगे का जो यूनिट है ये यूनिट नंबर हमारा 9 है और इसमें हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोजन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाइड्रोजन, है ना। ये लेसन का नाम है हाइड्रोजन है। यहाँ से आपका अकार्बनिक रसायन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हाइड्रोजन के बारे में चलते हैं हम लोग। वैसे आप हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारा चीज़ जानते हैं, फिर भी कुछ चीज़ हम क्या करते हैं यहाँ से बता देते हैं। पहला चीज़ तो ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसका संकेत की अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारा ये H होता है, जिसे हम हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है और ये प्रकृति में H2 के रूप में क्या होता है आपका पाया जाता है। तो हम इसी हाइड्रोजन के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। क्या है कैसा है वो देखने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं हाइड्रोजन का सामान्य परिचय करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कैसा दिखता है हमारा, तो ये हमारा H के रूप में इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ये H संकेत रूप में इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अगर आप आवर्त सारणी में बात करें तो ये इस प्रकार से क्या होता है, H रूप में इसको क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसके पास क्या होता है, अगर हम परमाणु संख्या की बात करें तो कितना होता है, 1 होता है और परमाणु भार भी हमारा क्या होता है, हमारा 1 ही होता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है इस हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है भाई हमारा, एक इलेक्ट्रॉन और क्या होता है हमारा, एक क्या होता है हमारा प्रोटॉन होता है। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और क्या होता है हमारा, एक प्रोटॉन होता है। और इसका संकेत कैसा होता है हमारा, H। परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार क्या होता है हमारा, 1 होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि उनके पास अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो कितना होता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। वैसे आप पढ़ चुके हो इससे पहले वाले क्लास में कि किसी भी परमाणु का जो क्या होता है हमारा जो नाभिक होता है उस नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होता है उस संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हम पढ़े पहला लेसन या दूसरा लेसन में पढ़े हैं कि परमाणु संख्या क्या होता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होता है वो हमारा क्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या किया जाता है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, पाया जाता है। तो चूंकि हमारा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, हमारा 1 है, अतः उसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होता है और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। यदि हम बात करें हाइड्रोजन का तो ये हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन होता है वो प्रकृति में H2 के रूप में पाया जाता है। H के रूप में नहीं पाया जाता है बल्कि वो H2 के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्रकृति में किसके रूप में होता है हमारा, H2 के रूप में होता है। H2 के रूप में होता है जिसे डाईहाइड्रोजन कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, डाईहाइड्रोजन कहते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोजन कहते हैं। तो इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डाईहाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, डाईहाइड्रोजन कहते हैं। तो ये हम दूसरा बोल सकते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है हमारा, ये हमारा H2 के रूप में होता है। आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ये संकेत है केवल, ये केवल क्या है, संकेत है। और ये अगर आपको प्रकृति में देखेंगे तो प्रकृति में किस रूप में होता है, H2 के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। और H2 को हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोजन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यदि हम बात करें तो ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसकी प्रकृति की बात करें तो आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। तो हाइड्रोजन कैसा प्रकृति का होता है भाई, आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। हाइड्रोजन आध्यात्मिक प्रकृति का होता है, आध्यात्मिक प्रकृति का होता है ना। बेशक क्षार धातु के साथ रखा गया है बट इसकी प्रकृति कैसा होता है, आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। ठीक है, ये आध्यात्मिक प्रकृति का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, न कि इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। क्योंकि एक सामान्य परिभाषा बोल सकते हैं कि वे तत्व जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है, उसे आध्यात्मिक तत्व कहते हैं। और हाइड्रोजन की प्रकृति कैसा होता है भाई हमारा, आध्यात्मिक प्रकृति का होता है या आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। अगर हम और परिचय अगर देखें हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन जो होता है वो हमारा क्या होता है, उसका एक और नाम होता है, हाइड्रोजन को प्रोटियम कहा जाता है। हाइड्रोजन को प्रोटियम कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को प्रोटियम भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको,
प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रोटियम भी कहते हैं, जिसका अर्थ प्रथम होता है। जिसका क्या होता है? हमारा अर्थ क्या होता है? प्रथम होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? हमारा प्रथम होता है, प्रथम होता है। तो प्रोटियम है, इसलिए इसका अर्थ क्या होता है? हमारा प्रथम होता है। मतलब हर चीज़ में यही क्या होता है? हमारा आगे आता है, या पहला नंबर का तत्व है, इसलिए प्रोटियम का अर्थ क्या होता है? आपका प्रथम होता है। तो इस तरीक़ा से कुछ परिचय इसका हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। पहला चीज़ तो ये कि हाइड्रोजन का संकेत आपका क्या होता है? H होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1 होता है। इस वजह से हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है भाई? H2 के रूप में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाई हाइड्रोजन कहते हैं, है ना। हाइड्रोजन की प्रकृति देखें, व्यवहार देखें तो अधात्विक प्रकृति का होता है। इसे प्रोटियम के भी नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? आपका प्रथम होता है। तो इस तरीक़ा से आप हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी परिचय है वो क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। अगर हम खोजकर्ता की बात करें, खोज करने वाला कौन है इसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो खोज करता है, खोज करना या खोजकर्ता की बात है अगर बात करें, तो यहाँ पर खोजकर्ता होता है, या इसको दिया है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश नाम का जो साइंटिस्ट है, इन्होंने इसका क्या किया है? खोज किया गया है, या उन्होंने इसका खोज किया गया है। तो खोजकर्ता कौन है भाई? हमारा हाइड्रोजन का हेनरी कैवेंडिश है, जिन्होंने किस पर इसका जो है किससे क्रिया करा के खोज किया था? तो उन्होंने क्या लिया? आपका सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? हमारा H2SO4, और उस पर उन्होंने क्या किया? आयरन मिला दिया। तो वहाँ से देखा कि वहाँ पर कुछ गैस क्या होती है? आपके मुक्त होती है, और वो गैस आपकी कौन सा गैस थी? हमारी हाइड्रोजन गैस थी। तो इस तरीक़े से हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले इसको जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल पर आयरन का क्रिया करा करके हाइड्रोजन गैस को क्या किया? प्राप्त किया। ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये हमारा क्या है? आयरन है। तो इन दोनों को क्रिया करा करके जो है उन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन गैस को क्या किया? प्राप्त किया। तो ये सब बहुत सारा परिचय हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से इस प्रकार से बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का क्या हो गया? हमारा सामान्य परिचय हो गया। इस तरीक़ा से हम इसको बता सकते हैं, है ना। इतना काफ़ी है। अब और भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब जल का निर्माण होता है। इसका अर्थ ही होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का मतलब होता है किसका निर्माण? जल का निर्माण करने वाला बोल सकते हैं। जल का निर्माण भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये परिचय हो गया किससे रिलेटेड? हाइड्रोजन से रिलेटेड। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कौन सा नंबर पर है। तो यहाँ पर अगर हम आवर्त सारणी में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर देखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना होता है? हमारा 1s1 होता है। के आधार पर अगर हम देखें तो आवर्त सारणी में इसको जो है प्रथम वर्ग में क्या किया गया है? स्थान दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हाइड्रोजन को, है ना, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में प्रथम, है ना, प्रथम वर्ग में प्रथम स्थान दिया गया है। प्रथम स्थान दिया गया है ना। प्रथम वर्ग में क्षार धातु के साथ, ठीक है, क्षार धातु के साथ, प्रथम वर्ग में क्षार धातु के साथ क्या दिया गया है? हमारा प्रथम स्थान दिया गया है। प्रथम स्थान दिया गया है। तो अगर हम बात करें आवर्त, इसमें क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखें तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है? हमारा 1s1 होता है। तो उसके आधार पर हम देखें तो हमारा ये जो हाइड्रोजन है उसको वर्ग 1 में क्या किया गया है? प्रथम वर्ग जिसको बोलते हैं, उसमें किसके साथ? क्षार धातु के साथ क्या किया गया है? स्थान दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं या सुने हैं या नहीं है, तो अभी देख लो आप थोड़ा सा। आपका जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, आप पढ़े हो, पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 4 ब्लॉक पे बांटते हैं। ये पहले आप क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं, पढ़ा जा चुका है। तो ये हमारा क्या होता है? पीरियोडिक टेबल है। इसमें हमारा एक एस ब्लॉक होता है, एक हमारा क्या होता है? पी ब्लॉक होता है,
और एक हमारा क्या होता है डी ब्लॉक होता है, ठीक है। और नीचे हमारा क्या होता है हमारा इस प्रकार से एक हमारा क्या होता है एफ ब्लॉक होता है। तो टोटल हमारा पीरियोडिक टेबल को कितने भागों में बांटा गया है, हमारा 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस जो एस ब्लॉक है ना, इसकी अगर हम बात करें तो ये तो पीरियोडिक टेबल की बात हो गया। अब पीरियोडिक टेबल जो है उसको आपका कुछ वर्गों में और कुछ आवर्त में डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्षैतिज जो कॉलम बनाते हैं, मतलब दाएं, इस प्रकार से बोल सकते हैं दाएं से बाएं जो कॉलम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आवर्त बोलते हैं, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दाएं से जो बाएं आपका इस प्रकार से जो कॉलम बनता है आवर्त सारणी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। और टोटल हमारे आवर्त सारणी की संख्या कितना है, 7 है। उसी प्रकार अगर हम ऊपर से नीचे की बात करें तो ऊपर से नीचे जो आपका कॉलम बनता है ऊर्ध्वाधर कॉलम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जो है वर्ग कहा जाता है। और वर्गों की टोटल संख्या कितना है हमारा, 18 है। तो ये हम लोग जानते हैं आवर्त की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या हमारा क्या है, हमारा आपका 18 है। तो इसी में आपका जो पहला वर्ग है, ये जो हमारा पहला वर्ग होता है, इसमें आपका कुछ तत्व रखा गया है। हलीना के रब से फरियाद, मैं आपको शुरू में भी क्या किया था, इसको बताया था। हलीना के रब से फरियाद। तो यहाँ पर देखो ये वर्ग एक का क्या है, हमारा तत्व है, जिसको हम लोग क्षार धातु के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, क्षार धातु। इसका अलग से हम चैप्टर पढ़ेंगे, फिलहाल अभी क्षार धातु क्या है उसको देखो। और इसी वर्ग में पहला नंबर पर क्या दिया गया है, हमारा हाइड्रोजन को स्थान दिया गया है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्षार धातु के समान होता है। क्योंकि क्षार धातुओं के भी अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 ही जाता है और हाइड्रोजन के भी अंतिम कक्षक में 1s1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हाइड्रोजन को जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्ग 1 में क्या किया गया है, स्थान दिया गया है। तो ये हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को उसके नेचर के आधार पर देखें, है ना, या उनके गुण के आधार पर देखें तो अन्य जगह पर भी क्या किया जा सकता है, उनको रखा जा सकता है ना। इसके अलावा हाइड्रोजन को वर्ग जो है 17 में भी क्या कर सकते हैं, स्थान रख सकते हैं। इसके अलावा है ना, हाइड्रोजन को वर्ग 17 है ना, हैलोजन इसको बोलते हैं, हैलोजनी तत्व या हैलोजन तत्व कहते हैं, तत्व है ना, के साथ भी क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो इसको हम लोग रखे वर्ग 1 में है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। लेकिन हम इसको अन्य गुण के आधार पर देखें तो हाइड्रोजन को हम किस में रख सकते हैं, वर्ग 17, जिसे हम हैलोजनी तत्व कहते हैं, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और साथ में एस्टीटीन आता है, ठीक है। ये वर्ग 17 के तत्व हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, इनके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ गुणों में क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है। तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को वर्ग 17 में रख सकते हैं। तो फिलहाल तो भी उसको स्थान कहाँ पर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्ग 1 में एस ब्लॉक तत्व में क्या किया गया है, उसको स्थान दिया गया है। लेकिन हाइड्रोजन को वर्ग 1 के अलावा हम वर्ग 17 में भी रख सकते हैं, वर्ग 14 में भी रखा जा सकता है, बट 17 का जिक्र किया गया है तो हम लोग यहाँ पर वर्ग 17 में भी उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के स्थान को क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं। तो इसमें इतना ही करते हैं, आगे हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब चूंकि हाइड्रोजन जो होता है उस हाइड्रोजन को हम लोग कितने जगह रख सकते हैं, 2 जगह रख सकते हैं। एक जगह तो रखे भी हैं, एक उसको हम क्षार धातु के साथ रख सकते हैं जो वर्ग 1 का तत्व है, और एक उसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ रख सकते हैं, है ना, जो कि वर्ग 17 का तत्व है। अब हम उन दोनों की जगह पर कैसे रख सकते हैं, वर्ग 1 में कैसे रख सकते हैं, ऐसा क्या कारण है कि हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, वर्ग 1 में रखते हैं, और ऐसा क्या कारण है कि हम उसको वर्ग 17 में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और ऐसा क्या कारण है कि हम उसको दोनों की जगह नहीं रख सकते हैं। तो इनको हमको क्या करना है, आगे पढ़ाई करना है कि वर्ग 1 में रखने के पीछे कारण क्या है, या वर्ग 17 में रखेंगे तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो उन कारणों को हमको देखना है कि वहाँ पर उनको क्यों रखा जा सकता है। तो आगे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की जो क्षार धातुओं के साथ समानता है ना, भाई हम हाइड्रोजन को हम
वर्ग एक में अर्थात क्षार धातु के साथ सभी रख सकते हैं जब उनके साथ क्या करता है, कुछ गुणों में वो क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कारण है कि हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, क्षार धातु के साथ रखते हैं। तो भाई हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ रखने के कई कारण हैं, है ना, जो यहाँ पर क्या किया गया है, दिया जा रहा है, उनको हमको क्या करना है, 1 बाय 1 करके देखना है। जिसमें पहला नंबर दिया है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन को हम वर्ग एक में रख सकते हैं, क्षार धातु के साथ रख सकते हैं। उनके निम्नलिखित क्या दिया है, कारण दिए हैं कि इन कारणों के आधार पर हम हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, वर्ग एक में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जिनमें पहला कारण ये है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम क्षार धातु की बात करें और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो दोनों का जो क्या होता है, हमारा जो बाह्यतम कोश होता है उनके में क्या होता है, हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। जिस प्रकार से क्षार धातु के अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक होता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अर्थात दोनों में क्या होता है, समानता प्रदर्शित हो रहा है। इसलिए हम हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, वर्ग एक में रख सकते हैं। जैसे वर्ग एक में तत्व कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, अगर 3 हो गया, इसका 11 हो गया और इसका कितना होता है हमारा, ये 19 होता है। तो इसके अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसका अंतिम कक्षक में जैसे लिखेंगे तो 1s2 और ये कितना होता है हमारा 2s1 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी प्रकार हम बात करें तो इसका कितना होता है 1s2 2s2 2p6 हो जाता है और 3s1 इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये होता है हमारा 4s1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबके अंतिम कक्षक, हम अंतिम कक्षक की बात करते हैं। इसके अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अंदर से हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं इसका कितना हो गया 10 और 18 और एक 19 हो गया। ठीक है, तो सबके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंतिम कक्षक में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, वर्ग एक में रख सकते हैं। तो क्वेश्चन यही करता है कि क्या कारण हैं जिनके कारण से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को वर्ग एक में रख सकते हैं। तो बोल सकते हैं पहला कारण तो यही है कि जिस प्रकार से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जिन्हें हम क्षार धातु कहते हैं, ये क्षार धातु के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन के अंतिम कक्षक में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि क्षार धातु के साथ क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, वर्ग एक में हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये पहला हमारा क्या हो गया, कारण हो गया। दूसरा कारण विद्युत धनात्मक गुण और संयोजकता के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्षारीय धातु की अगर विद्युत धनात्मकता की बात करें, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, आपका डोनेट कर सकता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन है उसको क्षार धातु के साथ क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे लिथियम है, ये लिथियम क्या करता है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, +1 चार्ज बनाता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है और ये 1 चार्ज क्या करता है, निर्मित करता है। तो उस स्थिति में ये दोनों क्या कर रहा है, विद्युत धनात्मकता को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही साथ दोनों की संयोजकता भी कितना होता है, हमारा एक एक होता है, क्योंकि अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा वर्ग एक में हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये सब अपने भाषा में लिखते जाएंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ दिया है हाइड्रोजन और क्षारीय दोनों विद्युत धनात्मकता गुण और एक संयोजी गुण प्रदर्शित करते हैं। और हाइड्रोजन का विद्युत धनात्मकता गुण लिथियम से थोड़ा सा क्या होता है, हमारा कम होता है। बट प्रथम समूह में नीचे से नीचे आने पर धनात्मक गुण बढ़ता है, तो हम जानते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिथियम क्षार धातु है जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मकता गुण प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार जो हाइड्रोजन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मकता गुण प्रदर्शित करता है। चूँकि अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी एक दिखाता है दोनों। इस वजह से हाइड्रोजन देख रहे हैं क्षार धातु के साथ क्या करता है, इन गुणों में भी समानता प्रदर्शित करता है। इस वजह से हम उसको वर्ग एक में रख सकते हैं। तो 2 कारण हो गया वर्ग एक में क्यों रख सकते हैं, इसके आधार पर। थर्ड नंबर आपका दिया है आपका ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है भाई, तो कोई भी तत्व क्या करता है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, वही उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था। या ये बोल सकते हैं कि किसी भी यौगिक जो होता है उस यौगिक में जितना
या किसी भी यौगिक में जो परमाणु होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं NaCl, ठीक है, तो किसी भी यौगिक में जो परमाणु होता है उस पर जितना धन या ऋण चार्ज होता है वही उसका क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। या ये बोल सकते हैं कि अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है वो उसका ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है, क्योंकि लेन देन से ही आपको प्लस माइनस आता है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है, जैसे सोडियम की बात करें, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर ये डोनेट कर देता है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, +1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्लोरीन क्या कर लेता है, उसको उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ले लेता है, तो क्लोरीन पर कौन सा आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। तो देखो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, और दोनों मिल करके फिर क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। तो Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है, तो यही प्लस और माइनस उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग उसी को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन के अलावा क्षार धातु की बात कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ग 1 में रख सकते हैं। तो 2 कारण हमने पढ़ लिया। तीसरा कारण है ऑक्सीकरण अवस्था। जिस प्रकार से क्षार धातु जो होते हैं वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार से हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन भी जो होता है वो क्या होता है, आपका +1 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है, दिखाता है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर NaCl की, अगर हम बात करें, किसकी बात करें, NaCl की बात करें, तो यहाँ पर सोडियम जो होता है हमारा क्या होता है, हमारा वो क्षार धातु है जो यहाँ पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, क्लोरीन जो है -1 शो करता है। उसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी क्या होता है, हमारा +1 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो जिस प्रकार से क्षार धातु जो होते हैं वो क्या करते हैं, +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी क्या करता है, आपका +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और इस कारण से हम क्या कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को हम लोग जो है वर्ग 1 में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हमारा 3 रीजन हो गया। चौथा रीजन विद्युत ऋणात्मकता, अधातु तत्वों के साथ क्या होता है, बंधुता। आप क्या कर सकते हैं, या तो इसमें आप ये नहीं करेंगे तो आप ये भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, जो सोडियम होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके डोनेट करते हैं और डोनेट करके धन चार्ज बनाते हैं। उसी प्रकार हाइड्रोजन भी क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बनाते हैं, धन चार्ज का निर्माण करते हैं और +1 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि हम हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, क्षार धातु के साथ रख सकते हैं, रखा जा सकता है। ठीक है भाई, ओके। चौथा नंबर विद्युत ऋणात्मकता, अधातु तत्वों से क्या होता है, बंधुता। बंधुता मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक तत्वों के साथ क्या होता है, आपका एक प्रकार से क्रिया बोलेंगे। तो जिस प्रकार से हमारे जो क्षार धातु होते हैं, कौन सा धातु, हमारे क्षार धातु होते हैं, जैसे क्षार धातु आधात्विक तत्व क्लोरीन के साथ क्रिया करके हमारा यौगिक बनाता है। उसी प्रकार पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है आधात्विक जो तत्व होता है उसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है, आपका यौगिक का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी क्या करता है, आधात्विक तत्वों के साथ क्या रहता है, क्रिया करके क्या बना सकता है, यौगिक बना सकता है। तो जिस प्रकार से क्षार धातु जो हैं, ये क्षार धातु किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, आधात्विक तत्वों के साथ क्रिया कर रहे हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी क्या करता है, आधात्विक तत्वों के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके क्या करता है, आपका यौगिक का निर्माण करता है। तो ये लिखा है आपका, हाइड्रोजन तथा क्षार धातु दोनों क्या होते हैं, धनात्मकता प्रकृति के होते हैं। इस वजह से दोनों अधातु के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और यौगिक बनाते हैं। तो ये जैसे क्लोरीन अधातु है और ये क्षार धातु है, तो दोनों क्रिया कर रहा है। उसी प्रकार हाइड्रोजन भी अधात्विक तत्व के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जैसे दोनों हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर के साथ क्रिया करके सल्फाइड बनाते हैं। तो जिस प्रकार से जैसे सोडियम NaO बनाता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन क्या बनाता है, H2O बनाता है। उसी प्रकार हमारा क्या होता है, सोडियम सल्फाइड बनता है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। तो जिस प्रकार से हमारे क्षार धातु क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहे हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, सल्फाइड के साथ क्रिया करता है, वैसा हाइड्रोजन के साथ भी क्रिया करता है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्षार धातु के साथ क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रख सकते हैं, रखा जा सकता है। ये हो गया आपका एक और गुण।
पांचवा गुण ये है या पांचवा समानता ये है अपचायक प्रकृति। अपचायक मतलब होता है, हम इससे पहले वाले जस्ट जो लेसन है उसमें पढ़े हैं। अपचायक मतलब होता है, अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे को अपचयित कर देते हैं और क्या होते हैं आपके स्वयं क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उसको अपचायक कहते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे जो क्षार धातु होते हैं वो प्रबल क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। जितने भी क्षार धातु होते हैं ना प्रबल अपचायक होते हैं, अर्थात किसी भी जो क्या होते हैं यौगिक में से ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इसलिए क्या होते हैं अपचायक होते हैं। उसी प्रकार हमारे क्या होते हैं हाइड्रोजन भी क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है B2O3, ये हमारा दिया है बोरान के ऑक्साइड यहाँ पर दिया गया है। तो ये अगर हम क्या करते हैं B2O3 लिखते हैं तो यहाँ पर अगर पोटेशियम आता है, ये जो पोटेशियम होता है वो किसको, बोरान ऑक्साइड से ऑक्सीजन को क्या कर देता है, हटा देता है। तो उस स्थिति में क्या बनता है हमारा K2O बनता है, पोटेशियम ऑक्साइड बोलो इसको, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम ऑक्साइड बोलते हैं। उस स्थिति में इसको बैलेंस कर देते हैं तो तीन हो जाता है, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाता है 2 बोरान को क्या कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो ये क्या होता है, पोटेशियम जिस प्रकार से क्या कर रहा है, किसी यौगिक में से ऑक्सीजन को क्या कर देता है, हटा देता है, मतलब उसको अपचयित कर देता है और स्वयं क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो ऑक्सीजन के साथ स्वयं निकल जा रहा है लेकिन दूसरों को अपचयित कर दे रहा है। वैसे ही हमारे क्या करते हैं हाइड्रोजन भी क्या करता है, दूसरों को अपचयित करके स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है Fe2 है ना, और वो 3 फेरिक ऑक्साइड दिया है, इसकी बात करें, और ये हमारा हाइड्रोजन है। तो उस स्थिति में क्या करता है, ये हमारा क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाता है, और ये हमारा 2 आयरन को क्या कर देता है, उसकी जगह से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। मतलब ये भी अपचायक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये 3 दूनी 6 हो जाता है और इस तरीक़ा से बैलेंस हो जाता है भाई। तो अपचायक गुण मतलब होता है दूसरों को अपचयित करना, स्वयं ऑक्सीकृत कर देना। तो पोटेशियम जैसे क्या हो रहा है, ये हमारा बोरान ऑक्साइड को अपचयित कर दे रहा है और स्वयं क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकृत हो जा रहा है, मतलब स्वयं ऑक्सीजन के साथ निकल रहा है और दूसरे से ऑक्सीजन को बाहर निकल दे रहा है। तो जिससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो अपचयित हो रहा है और खुद जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये गुण किन में होता है, हमारा क्षार धातुओं में होता है। ऐसे ही गुण क्या होता है, हाइड्रोजन में भी पाया जाता है। अतः हम हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, वर्ग 1 में रख सकते हैं। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि हाइड्रोजन को वर्ग 1 में किस आधार पर रखा गया है या किस आधार पर रख सकते हैं। तो हमने 3-4 आधार पढ़ लिया। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को किसके अंतर्गत रख सकते हैं, जो है क्षार धातु के अंतर्गत रख सकते हैं। एक लास्ट इसमें दिया है हमारा कैथोड पर मुक्त होना, कैथोड पर मुक्त होना। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजन को रख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल देखें तो जिस प्रकार से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का जो जली विलयन बना देते हैं, कौन सा विलयन, जली विलयन बनाते हैं। और इस जली विलयन में जब हम क्या करते हैं, विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, है ना। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या लगाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। एक हमारा कैथोड के भांति व्यवहार करता है, एक हमारा क्या होता है, एनोड के भांति व्यवहार करता है। क्योंकि इसको आगे हम किससे जोड़ते हैं, बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो बैटरी का जो धन चार्ज वाला सिरा होता है वो किसको शो करता है, यहाँ पर एनोड को शो करता है, और बैटरी का जो माइनस वाला सिरा करता है वो कैथोड पर क्या करता है, कैथोड को शो करता है। तो जैसे NaCl के विलयन में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो NaCl होता है वो 2 भागों में क्या होता है, टूटता है। एक Na+ टूटता है और एक Cl क्या होता है, माइनस टूटता है। अब यहाँ पर जो Na होता है, Na जो प्लस होता है वो किधर की ओर जाएगा भाई, जाहिर सी बात है किधर की ओर जाता है, कैथोड की ओर जाएगा। क्योंकि कैथोड कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो सोडियम किधर जाता है, कैथोड की ओर जाता है, और क्लोरीन जो है एनोड की ओर जाता है। तो जिस प्रकार से क्षार धातुओं के जो क्या होता है, हमारा जो यौगिक होता है उस यौगिक में अगर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्षार धातु किधर गति करता है, हमारा कैथोड की ओर गति करता है। उसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन की भी बात करें और हाइड्रोजन क्लोराइड के जेली विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो जो हाइड्रोजन जो प्लस चार्ज बनाता है, क्लोरीन जो माइनस चार्ज बनाता है, तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन भी किधर गति करता है भाई, हमारा कैथोड की ओर गति करता है, कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड पर जाता है। तो जिस प्रकार से क्षार धातु के जो यौगिक होता है उसमें विद्युत अपघटन कराएं तो क्षार धातु क्या होता है, कैथोड की ओर क्या करता है, हमारा गति करता है, कैथोड पर मुक्त होता है। उसी प्रकार हमारा हाइड्रोजन के भी यौगिक का अगर हम क्या करें, जल अपघटन कराएं
तो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर क्या होता है आपका मुक्त होता है। तो इन आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन को या हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, क्षार धातु के साथ रख सकते हैं। तो क्वेश्चन इसी टाइप का करता है कि हाइड्रोजन का क्षार धातु के साथ समानता किस प्रकार से होता है, या हाइड्रोजन को हम क्षार धातु के साथ किस आधार पर रख सकते हैं, उनको लिखिए बोल के। तो ऐसे 4-5 पॉइंट क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं, साथ में उदाहरण भी देना जरूरी है। इस प्रकार से क्या होता है, हम जो हाइड्रोजन है उसको क्षार धातु के साथ रखने के विभिन्न प्रकार के कारण यहाँ पर देख लिए, और इनके आधार पर ही हम हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है हमारा, क्षार धातु से भिन्नता। अब ऐसा कुछ रीजन होता है कि हम हाइड्रोजन को जो है क्षार धातु के साथ नहीं रख सकते हैं। अगर देखा जाए पूरा, अगर ऐसे देखा जाए तो हाइड्रोजन का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन को वर्ग 1 में भी नहीं रखा जा सकता है, वर्ग 17 में भी नहीं रखा जा सकता है, वर्ग 14 में भी नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। उसको जो है उसके लिए कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। इसलिए उसको अमारा तत्व के भी नाम से क्या किया जाता है, हमारा जाना जाता है। कौन सा तत्व, अमारा तत्व कहा जाता है। मतलब हाइड्रोजन के लिए रियल में देखा जाए तो उसके लिए कोई परफेक्ट स्थान ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कई आधार पर उसको जो है 2-3 जगह रख सकते हैं। जैसे हम लोग अभी देखे कि हम उसको क्षार धातु के साथ रख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार हैलोजन के साथ भी रख सकते हैं, और ऐसा देखा जाए तो उसको दोनों जगह नहीं रख सकते हैं। तो नहीं रख सकते हैं उसमें एक कारण ये है कि क्षार धातु के साथ हम उसको क्यों नहीं रख सकते। रख सकते हैं उसका कारण हम देख चुके, और अगर हम उसको नहीं रखना चाहें तो उसका भी कारण है। अगर उसमें हम लोग है वर्ग 1 में नहीं रखें, है ना, उसके वहाँ पर नहीं रखने का भी कारण यहाँ पर दिया गया है कि क्या कारण है कि हम उसमें नहीं रख सकते हैं, इनको भी दिया गया है। तो यहाँ पर दिया है पहला परमाणुकता। क्या दिया है, परमाणुकता, है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का क्षार धातु से भिन्नता, है ना। भिन्नता के आधार पर देखेंगे तो हाइड्रोजन को हम लोग जो है वर्ग 1 में नहीं रख सकते हैं। तो कौन कौन सा भिन्नता है उसको हमको क्या करना है, देखना है। पहला भिन्नता दिया है परमाणुकता। जिस प्रकार से हमारे जो क्षार धातु होते हैं, क्षार धातु की बात करें तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इसकी अगर हम बात करें, रुबिडियम, है ना, सीजियम, इसकी बात करें तो ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे एकल परमाणु होते हैं। क्या होता है, हमारा एक परमाणु होते हैं। एक परमाणु होते हैं मतलब एकल परमाणु होते हैं। एकल परमाणु अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, एकल परमाणु होते हैं। जबकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो क्या होता है, हमारा ये द्विपरमाणुक होता है। हाइड्रोजन कैसा होता है, हमारा द्विपरमाणुक होता है, द्विपरमाणुक होता है। तो इसके आधार पर हम देखें तो हम जो है क्षार धातु के साथ हाइड्रोजन को नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्षार धातु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे एकल परमाणु होते हैं, जबकि हमारा हाइड्रोजन जो होता है वो द्विपरमाणुक होता है। तीसरी स्थिति में दोनों का जो गुण है वो मैच नहीं करता है। तो इसके आधार पर हम देखें तो हाइड्रोजन को हम जो है क्षार धातु के साथ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देखें तत्व की प्रकृति। हाइड्रोजन क्या होता है, अधातु होता है, जबकि हमारे क्षार धातु जो होते हैं वो प्रारूपिक क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो हाइड्रोजन की प्रकृति वास्तविक में कैसा होता है, अधातु होता है, जबकि हमारे जितने भी हमारे क्या होते हैं, क्षार धातु होते हैं। अगर हम क्षार धातु की बात करें तो सब के सब क्या होते हैं, हमारे धातु होते हैं। तो इस स्थिति में तो गड़बड़ है ना। उस स्थिति में देखा जाए तो हाइड्रोजन को हम लोग जो है क्षार धातु के साथ नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग समानता और भिन्नता देख रहे हैं, है ना। हम किस आधार पर हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ रख सकते हैं और किस आधार पर हम हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ नहीं रख सकते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। ऐसे ही सेम टू सेम हम किस में देखेंगे, हैलोजन के साथ देखेंगे कि उसमें हम लोग रख सकते हैं और किस आधार पर नहीं रख सकते हैं। तो दो आधार पर देख रहे हैं। कुछ है गुण जिनके वजह से हम लोग हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ भी रख सकते हैं, हैलोजन के साथ भी रख सकते हैं, और कुछ कारण है जिसमें हम दोनों के साथ नहीं रख सकते हैं। उस स्थिति में हमारा तत्व को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो दो रीजन हम यहाँ पर कर लिए। तीसरा आयनन ऊर्जा। तो हाइड्रोजन के आयनन ऊर्जा क्षार धातु के आयनन ऊर्जा से बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिससे ये ज्ञात होता है कि हाइड्रोजन जो होता है ना, उसकी H+ आयन बनाने की प्रवृत्ति बहुत क्या होता है, हमारा कम होता है। H+ आयन बनाने की प्रवृत्ति कम होता है, और जबकि क्षार धातु की धन आयन बनाने की प्रवृत्ति क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन होता है इसके आयनन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। आयनन एंथैल्पी ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारा डोनेट नहीं करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो उस स्थिति में हाइड्रोजन को धन आयन में बदलना क्या है, कठिन है। बट सोडियम हो गया,
पोटेशियम हो गया जो कि क्षार धातु होता है, इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, धन आयन में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। मतलब क्षार धातुओं का जो क्या होता है, धनात्मक गुण ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन की धनात्मक गुण क्या होता है आपका कम होता है। तो इसके आधार पर भी देखें तो क्षार धातु को हम जो है हैलोजन के इसके क्षार धातु के साथ हाइड्रोजन को नहीं रख सकते हैं। तो ये कुछ रीजन हैं, जिन रीजनों के आधार पर हम देखें तो उसके आधार पर हम हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ नहीं रख सकते हैं। चौथा नंबर है यौगिकों की प्रवृत्ति। हाइड्रोजन के यौगिक जनरली कौन से प्रकृति के होते हैं, सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। जैसे HCl में सहसंयोजी बंध, H2O में सहसंयोजी बंध। जबकि अगर हम क्षार धातु की यौगिक की बात करें तो कैसा प्रकृति का होता है, आयनिक। जैसे NaCl आयनिक है, KF आयनिक होते हैं। तो इसके आधार पर भी देखें तो हम हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ नहीं रख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार क्षार धातु की अगर ऑक्साइड की बात करें तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। जबकि हाइड्रोजन के ऑक्साइड H2O कैसा होता है हमारा, उदासीन प्रकृति का होता है। तो इनमें भी मैच नहीं कर रहा है। दोनों के यौगिक की बात करें तो हाइड्रोजन के यौगिक जनरली सहसंयोजी यौगिक होता है, जबकि हमारे जो क्षार धातु के जो यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे आयनिक प्रकृति के होते हैं। तो मैच नहीं कर रहा है, तो उस आधार पर हम देखें तो हाइड्रोजन को वर्ग 1 में नहीं रख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो क्षार धातु का ऑक्साइड जो है क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के ऑक्साइड उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो उसके आधार पर भी देखें तो हम हाइड्रोजन को वर्ग 1 में नहीं रख सकते हैं। और भी हैं जैसे शुद्ध हाइलाइट, जैसे HCl, HBr, HI, है ना, HF, ये सब रंगीन गैस होते हैं। जबकि हमारे क्षार धातु के हमारे हाइलाइट की बात करें, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो आपके जो हाइड्रोजन के जो क्रिया अगर 17वें समूह के तत्वों के साथ क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं ना, वो सब कौन से अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। जबकि क्षार धातु के जो तत्व होते हैं वो अगर वर्ग 17 के साथ क्रिया करके यौगिक बनाए, वो सब के सब क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो इनके आधार पर देखा जाए तो दोनों के गुण मैच नहीं कर रहा है। तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को हम जो है वर्ग 1 में नहीं रख सकते हैं, है ना, या नहीं रख सकते। इस आधार पर भी हम बोल सकते हैं। तो ये कुछ रीजन हो गया। एक और रीजन है हमारा, और कारण है, वो है हमारा आयनों का आकार। क्षार धातु का जो धन आयन होता है उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इस वजह से वो धन आयन क्या हो जाता है, जल में योजित हो जाता है, जल में घुल हो जाता है और एक हेक्साहाइड्रेट का क्या करता है, निर्माण करता है। जबकि हमारा हाइड्रोजन जो प्लस होता है इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। ये हमारा दिया है अप्रोक्सीमेटली 1 है ना 5 × 10⁻³ pm दिया गया है, जो कि जल योजित होकर के हाइड्रेट प्रोटॉन के रूप में पाया जाता है। मतलब H3O, है ना, के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। मतलब इस रूप में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन क्या होता है आपका पानी में क्या होता है, पाया जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, हमारा H9O4 के रूप में क्या होता है, ये देखने को मिलता है। तो ये 2, 3, 4, 5 जो भी कारण हैं, है ना, पहले कारण और दूसरा कारण, दोनों कारण अलग अलग है। पहले कारण के आधार पर बोलेंगे तो हाइड्रोजन को हम क्षार धातु के साथ रख सकते हैं। दूसरा कारण के आधार पर देखें तो क्षार धातु को हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ नहीं रख सकते हैं। तो हमने देखा क्षार धातु के साथ हाइड्रोजन की समानता और क्षार धातु के साथ हाइड्रोजन की भिन्नता। तो हाइड्रोजन के साथ भिन्नता के आधार पर देखेंगे तो हाइड्रोजन को वर्ग 1 के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, और समानता के आधार पर देखेंगे तो उसको उसके साथ रख सकते हैं। सेम हम क्या करना है, अभी हैलोजन के साथ देखना है कि हैलोजन के साथ किस आधार पर रखा जा सकता है और हैलोजन के साथ किस आधार पर उसको नहीं रखा जा सकता है। तो उसको हमको क्या करना है, देखना है। तो चलिए किसके साथ चलते हैं भाई, हम लोग चलते हैं हाइड्रोजन के साथ समानता। अब देखो हाइड्रोजन को हम वर्ग 1 में तो रख सकते हैं, उसका समानता देखती है। अभी जस्ट आपको शुरू में मैं बताया कि हाइड्रोजन को हम लोग वर्ग 17 में भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और वर्ग 17 के तत्व को क्या बोलते हैं, हम लोग हैलोजन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसके आधार पर हम उसको वर्ग 17 में भी रख सकते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला क्या है हमका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो जिस प्रकार से हमारा क्या होता है, जो 17वें समूह के जो तत्व होते हैं, उस 17वें समूह के तत्वों के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। या अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या कर सकता है, वो अपना अष्टक क्या कर सकता है, पूर्ण कर सकता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। उसी प्रकार हमारा हाइड्रोजन भी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर सकता है, अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। अतः दोनों में क्या होता है, आपका समानता क्या होता है, पाया
जाता है, तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसको हैलोजन के साथ रख सकते हैं। क्यों क्यों क्योंकि हम देखते हैं जितने भी हमारा हैलोजनी है, जैसे क्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, क्या बोलते हैं आपको, फ्लोरीन की बात करें, हम क्लोरीन की बात करें, जैसे 9 है तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 2, और ये हमारा कितना हो जाता है 7। अगर क्लोरीन की बात करें तो 2 8 और कितना हो जाता है हमारा 7। तो चूंकि हमारे जो क्षार धातु हैं, इस क्षार धातु के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अपना 8 कंप्लीट करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं आपके -1 है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसका 8 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, मतलब -1 दिखाते हैं। इसी प्रकार ये भी 8 हो जाएगा तो -1 दिखाता है ना। और ये किसके जैसा हो जाता है, हमारा जो फ्लोरीन होता है वो नियान के जैसा हो जाता है, क्योंकि नियान का 2 और कितना होता है हमारा 8 होता है। उसी प्रकार अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन किसके जैसा हो जाता है, आर्गन का हो जाता है, क्योंकि आर्गन के कितना होता है हमारा 18 होता है। तो 2 8 और कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और -1 चार्ज प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है, इनके अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है, आपका हीलियम के जैसा बन जाता है, क्योंकि हीलियम क्या होता है आपका एक निष्क्रिय तत्व होता है। तो जिस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, जो हैलोजनी तत्व होते हैं वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और निष्क्रिय गैसों जैसा विन्यास प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार हमारा हाइड्रोजन भी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करके ग्रहण करके क्या कर सकता है, निष्क्रिय गैसों जैसा क्या करता है, विन्यास प्राप्त करता है। तो दोनों में मैचिंग हो रहा है। हमारे 17वें समूह के तत्व भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर रहा है और हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर रहा है, अष्टक पूर्ण कर रहा है। तो इन दोनों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है क्षार धातु के साथ समानता प्रदर्शित करता है। मतलब हाइड्रोजन को हम लोग जो है वर्ग 17 में भी क्या कर सकते हैं, स्थान दे सकते हैं, उनके साथ भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्या हो गया, हमारा कारण हो गया। दूसरा कारण की बात करें तो आयनन ऊर्जाएं, दोनों के आयनन ऊर्जा लगभग क्या होता है आपका, सेम होता है। यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन की बात करें, है ना, हाइड्रोजन की बात करें या हम बात करें किसका जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की बात करें तो यहाँ पर H2 हो गया, फिर F2 हो गया, फिर हमारा Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया। तो इनकी अपनी कुछ आयनन ऊर्जा होती है, इनकी आयनन ऊर्जा होती है, इनकी आयनन ऊर्जा होती है, इनकी आयनन ऊर्जा होती है। तो लगभग इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होती है, बट उसको केमिस्ट्री की भाषा में समानता ही मानी जाती है। तो आपके जितने भी हमारे क्या होती हैं, क्षार धातु हैं, और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो क्षार धातु बोलता हूँ, हैलोजनी जो तत्व होते हैं उनका आयनन ऊर्जा और हाइड्रोजन की जो आयनन ऊर्जा होती है लगभग क्या होती है, समान होती है। और समान होने की वजह से जो है हाइड्रोजन को वर्ग 17 के साथ क्या की जा सकती है, रखी जा सकती है। तो इस तरीक़े से दूसरा कारण को भी लिखी जा सकती है। बुक में आपको कुछ मान दिया है ऊर्जा, वो आप देख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड नंबर क्या दिया है, विद्युत ऋणात्मकता गुण। विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होता है भाई, दोनों क्या करते हैं, जिस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, जो बोल सकते हैं क्षार हैलोजनी जो तत्व होते हैं वो हैलोजनी तत्व क्या करते हैं आपके, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपके एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके क्या करते हैं, विद्युत ऋणी गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विद्युत ऋणात्मकता गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यही चीज़ दिया है हमारा, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक संयोजी ऋण आयन बनाते हैं। ये देखो, जिस प्रकार से क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना रहा है, उसी प्रकार के हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्राइड का निर्माण करता है, अर्थात -1 का निर्माण करता है। तो इन दोनों में भी मैचिंग है, दोनों समानता प्रदर्शित कर रहा है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसको हैलोजन के साथ क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है, रख सकते हैं। तो ये कितना कारण हो गया हमारा, 3 कारण। चौथा कारण होता है द्विपरमाणुक प्रकृति। द्विपरमाणुक प्रकृति की अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी हमारे क्या होते हैं, हैलोजनी जो तत्व होते हैं, वैसे हैलोजन को X2 से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। हैलोजन को X2 से दर्शाते हैं, जिसके जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रख सकते हैं। तो सभी हैलोजनी जो तत्व होते हैं सब के सब कैसे होते हैं, हमारे द्विपरमाणुक होते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं। तो उनके जैसा हाइड्रोजन भी कैसा होता है, हमारा द्विपरमाणुक ही होता है, द्विपरमाणुक होता है। तो जिस प्रकार से हैलोजन द्विपरमाणुक हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी क्या है, द्विपरमाणुक है। तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि दोनों के गुणों में क्या हो रहा है, समानता प्रदर्शित हो रहा है। मतलब इसके आधार पर भी देखें तो हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं,
हैलोजन के साथ क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये रीजन है, डायरेक्टली आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों के आधार पर हमने क्या कर रहे हैं, उनका जो हैलोजन के साथ समानता है और हैलोजन में उसको रख सकते हैं वो देख रहे हैं। और भी कारण दिया है हमारा 5वां कारण ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन की बात करें तो धातुओं के साथ अपने यौगिकों में -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं तथा हैलोजन भी अपने यौगिकों में -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, हमारे जो हैलोजनी तत्व होते हैं, हैलोजनी तत्व जैसे NaCl हो गया है ना, KCl हो गया, इस प्रकार से बात करें तो हमारे जो क्या होते हैं, जो हैलोजनी तत्व है, या हम क्या बोल सकते हैं, NaBr बोल सकते हैं। तो जिस प्रकार से हैलोजनी तत्व अपने यौगिकों के साथ कितना दिखाते हैं, -1 चार्ज दिखाते हैं, -1 चार्ज दिखाते हैं, -1 चार्ज दिखाते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी, है ना, उसी प्रकार हमारे जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन भी अपने यौगिक के साथ क्या करता है, आपका -1 चार्ज दिखाता है। जैसे यहाँ पर -1 होता है, ये +1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार ये +1 और ये हमारा -1 होता है। तो जिस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, जो हमारे हैलोजन होते हैं वो अपने यौगिक के साथ क्या करते हैं, -1 चार्ज दिखाते हैं, -1 चार्ज क्या बोलते हैं, -1 चार्ज दिखाते हैं, है ना। यहाँ पर देखो -1 दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है। उसी प्रकार हाइड्रोजन भी अपने धातु जो यौगिक होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, -1 चार्ज क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे हैलोजन जो तत्व होता है अपने धातु यौगिक के साथ -1 चार्ज के रूप में पाया जाता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी अपने धातु यौगिक के साथ क्या होता है, -1 चार्ज के साथ क्या होता है, पाया जाता है। तो इसके आधार पर भी हम हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, हैलोजन के साथ रख सकते हैं। ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। एक होता है अधात्विक प्रकृति, तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों कैसा होता है, अधात्विक होते हैं, है ना, क्योंकि अभी पढ़े हैं जस्ट। तो सब के सब हमारे अधातु होते हैं, हैलोजन सब के सब अधातु हैं। उसी तरीक़ा से हाइड्रोजन भी क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और अधातु क्या होते हैं भाई, तो ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु कहते हैं। और हमारे जो समूह 17 के जो तत्व होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, अधातु होते हैं, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और वो ऋण आयन में बदल जाते हैं। उसी प्रकार हमारे हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋण आयन में बदल जाते हैं, मतलब आध्यात्मिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। और ये सब के सब विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जिस प्रकार से हैलोजनी तत्व विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसके आधार पर दोनों के गुण में क्या होते हैं, समानता प्रदर्शित होते हैं। तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को हम किसके साथ रख सकते हैं, हैलोजन के साथ रख सकते हैं। और 7वां नंबर है यौगिक की प्रकृति। दोनों के अनेक यौगिक सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। सहसंयोजी मतलब जिस प्रकार से हमारे हैलोजनी जो तत्व होते हैं उनके जो यौगिक होते हैं वो कैसे प्रकृति के होते हैं, सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। उसी प्रकार से हमारे हाइड्रोजन के साथ भी जो यौगिक होता है वो सहसंयोजी प्रकृति का होता है। जैसे मेथेन है, सहसंयोजी प्रकृति का होता है। यहाँ क्लोरीन है, सहसंयोजी प्रकृति का है। हाइड्रोजन सहसंयोजी प्रकृति, क्लोरीन सहसंयोजी प्रकृति। तो जिस तरीक़े से हैलोजनी जो तत्व होते हैं वो कुछ तत्व के साथ क्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं या उनके यौगिक सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन के भी यौगिक कैसे होते हैं, सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। तो इन कारणों के आधार पर देखा जाए तो हम हाइड्रोजन को वर्ग 1 के अलावा वर्ग 17 में भी क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। तो अभी हम जितना पढ़े हैं वो सब किस में पढ़े हैं, हम लोग हैलोजन के साथ समानता पढ़े हैं। हैलोजन के साथ उसको हम किस प्रकार से रख सकते हैं, किस प्रकार से रखा जा सकता है, ये कारण हम देखें। अब हम उन कारणों को देखेंगे जिन कारणों के आधार पर हम हाइड्रोजन को जो है हैलोजन के साथ भी नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा हैलोजन से अगर हम भिन्नता देखें, है ना, अब वो तो समानता होगी जिसके आधार पर हम क्या कर सकते थे, जो हाइड्रोजन है उसको हैलोजन के साथ रख सकते थे। अब उन कारणों को देखेंगे जिसके आधार पर हम हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ नहीं रखेंगे। पहला यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन एक और जहाँ हैलोजन से कई गुणों में समानता दर्शाता है वैसे ही कई गुणों में भिन्नता दर्शाता है, जिसमें पहला दिया है ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति। तो हैलोजन आसानी से हमारे क्या बनाते हैं, हैलाइड आयन बना लेते हैं, जबकि हाइड्रोजन केवल क्षारीय धातुओं के साथ या क्षारीय मृदा धातुओं के साथ ही क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारे जो वर्ग 17 के तत्व हैं
वर्ग 17 के तत्वों की बात करें तो ये आसानी से क्या बना लेते हैं भाई, हैलाइड बना लेते हैं। हैलाइड बना लेते हैं मतलब आसानी से किसी के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, हमारा ये हैलाइड बना लेते हैं। ठीक है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं आपका मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, उसके अलावा अन्य और हैलाइड हमारा क्या हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, आपका बन जाता है। ठीक है, MgCl2। तो हमारा जो क्या होता है, जो हैलोजन होता है वो किसी अन्य यौगिक के साथ या अन्य तत्वों के साथ आसानी से क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड क्या होता है हमारा, जब कोई भी हैलोजनी तत्व किसी अन्य तत्वों के साथ क्रिया करता है तो वो उनका क्या होता है, हैलाइड कहलाते हैं। जैसे इसको सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस प्रकार से। जबकि जो हाइड्रोजन होता है वो केवल क्या होता है हमारा, क्षार धातु के साथ, मतलब वर्ग 1 के तत्वों के साथ और वर्ग 2 के तत्वों के साथ ही क्या कर सकता है, वो अपना क्या बना सकता है, हाइड्राइड बना सकता है। बाकी की जगह हाइड्राइड नहीं होता है। जैसे हम वर्ग 1 की बात करें तो सोडियम हाइड्राइड बोलेंगे, है ना, या पोटेशियम हाइड्राइड बोलेंगे। वर्ग 2 के साथ करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको मैग्नीशियम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड बोलेंगे, या कैल्शियम हाइड्राइड बोलेंगे। तो हाइड्रोजन केवल क्या करता है हमारा, केवल क्षार धातु के साथ और क्षारीय मृदा धातु के साथ ही क्या कर सकता है, हाइड्राइड बना सकता है। वर्ग 1 के तत्वों को क्या बोलते हैं, क्षार धातु, क्षार धातु। वर्ग 2 के तत्वों को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो इनके साथ ही क्या कर सकता है, हाइड्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्राइड बना सकता है। बाकी के साथ हाइड्राइड नहीं बनता है। जबकि हमारे जो है 17वें समूह के तत्व किसी भी तत्व के साथ क्या कर सकता है, हाइड्राइड बना सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर इधर देखेंगे तो कार्बन के साथ बना सकता है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, है ना। सिलिकॉन के साथ बना सकता है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो वो किसी के साथ बना सकता है, कौन, हमारे जो 17वें समूह के तत्व हैं। जबकि हाइड्रोजन केवल क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के साथ बनाता है। तो इनमें गुण थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं हाइड्रोजन है उसको हम लोग जो है हैलोजन के साथ नहीं रख सकते हैं। तो ये पहला हमारा क्या हो गया, कारण हो गया। दूसरा, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। चलिए, ये है दूसरा हमारा अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। तो आणविक अवस्था में हाइड्रोजन की बात करें तो परमाणु में साझा न करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है। जबकि हैलोजन में इस प्रकार के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। अणु अवस्था में बोल रहे हैं, आणविक अवस्था मतलब क्या होता है, अणु अवस्था। जैसे H2 की बात करें, है ना, उसके बाद हम Cl2 की बात करें, Br2 की बात करें, I2 की बात करें। तो अगर हम यहाँ पर अणु अवस्था में देखें तो हाइड्रोजन के पास कोई भी क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एकाक इलेक्ट्रॉन होता है, जिनको वो साझा कर लेता है और इस प्रकार से बंध बना लेता है। उनके पास कोई भी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में देखो अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो जाता है, 7। उसी प्रकार हम क्लोरीन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाता है। तो इसमें अगर हम क्या करते हैं, वो एकक इलेक्ट्रॉन का अगर साझा कर देता है, फिर भी इसमें कितना हमारा 3 पेयर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या होता है, पाया जाता है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो इसके आधार पर भी हैलोजन के साथ क्या करता है, भिन्नता दर्शाता है। अर्थात इसके आधार पर हम देखें तो हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ नहीं रख सकते हैं। और एक लास्ट है हमारा यहाँ पर यौगिक की प्रवृत्ति। हैलोजन के जितने ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। हैलोजन के लगभग सभी धातुओं के साथ संयोग करके जो यौगिक बनाता है वो आयनिक होता है। जबकि है ना, कुछ सहसंयोजी होते हैं जैसे लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, लेड क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं, हमारे आपके आयनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हाइड्रोजन की बात करें तो सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये 3 होगा आदि, ये सब क्या होते हैं, सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। अधिकांश सहसंयोजी यौगिक होते हैं। उसी प्रकार लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बोरान हाइड्राइड, ये सब हमारे क्या होते हैं, सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हैलोजन जो होते हैं वो जिन तत्वों के साथ क्रिया करते हैं उनके यौगिक जनरली क्या होते हैं, हमारे आयनिक यौगिक होते हैं। जबकि हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। तो इनमें भी इनके गुण में क्या होते हैं, थोड़ा सा भिन्नता देखने को मिलता है। तो इनके आधार पर भी हम देखें तो जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को हम जो है हैलोजन के साथ नहीं रख सकते हैं। तो ये कुछ कारण हमने पढ़ा जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो है हैलोजन के साथ हम हाइड्रोजन को रख भी सकते हैं और जो है
अन्य भिन्नता के आधार पर देखें तो उसको रख नहीं सकते हैं। तो अंत में यही क्या होता है, हमारा निष्कर्ष अगर निकलता है, इसके आधार पर अगर हम देखें निष्कर्ष में, तो अभी हम देखें कि जो हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन होता है उसका वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं उनके साथ समानता भी पाया जाता है, भिन्नता भी पाया जाता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन का जो होता है वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं, जिसे हैलोजनी तत्व कहते हैं, इनके साथ क्या होता है, समानता और भिन्नता दोनों पाया जाता है। तो उसके आधार पर देखें तो समानता के आधार पर देखें हाइड्रोजन को, तो वर्ग 1 में क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है, वर्ग 17 में भी रखा जा सकता है। लेकिन अगर भिन्नता के आधार पर देखा जाए तो हाइड्रोजन को वर्ग 1 में नहीं रखा जा सकता, न ही वर्ग 17 में रखा जा सकता है। तो इसके आधार पर देखें तो हाइड्रोजन के लिए ऐसा कोई परफेक्ट स्थान है ही नहीं है, उसके लिए उपयुक्त स्थान बना ही नहीं है, क्योंकि समानता का आधार देख रहे हैं तो ठीक है, बट भिन्नता के आधार पर देख रहे हैं तो ऐसा देखने से हमको पता चलता है कि आवर्त सारणी में फिलहाल हाइड्रोजन के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, आपका अमारा तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हमारा अमारा तत्व कहा जाता है। फिर भी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, हमारा 1s1 होता है, तो इसके आधार पर कहाँ पर रखा गया है, वर्ग 1 में क्या किया गया है, इसको रखा गया है। तो इस तरीक़ा से हाइड्रोजन से रिलेटेड जो जानकारी है वो क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है भाई, यहाँ से आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। इन निष्कर्ष यहाँ पर दिया है अंतिम कि हाइड्रोजन द्वारा क्षार धातु समूह 1 हैलोजन वर्ग 17 दोनों के साथ समानता और भिन्नता प्रदर्शित करता है। अगर हम हाइड्रोजन के साथ समानता के आधार पर देखें तो उसको रख सकते हैं, भिन्नता के आधार पर देखेंगे तो नहीं रख सकते हैं। इसलिए आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए कोई उपयुक्त स्थान चयन करना कठिन है बोल रहा है, उसके लिए तो फिर जगह ही नहीं है ना। समानता दर्शा रहा है तो ठीक है रख सकते हैं, भिन्नता दिखा रहा है मतलब नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फिलहाल हाइड्रोजन के लिए कोई जगह ही नहीं है, कठिन है। इसलिए हाइड्रोजन को अद्वितीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 के आधार पर, है ना, 1 के आधार पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, साझेदारी कर सकता है, यौगिक बना सकता है। इसलिए अद्वितीय गुण क्षार धातु और हैलोजन धातु नहीं पाया जाता है। इसलिए सुझाव दिया गया कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए पृथक स्थान होना चाहिए। ऐसा देखा जाए तो उसके लिए कोई जगह नहीं है, अलग होना चाहिए। और इसके आधार पर मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को अन्य तत्वों से पृथक स्थान भी दिया था। और आवर्त सारणी में तत्वों को आवर्त वर्गीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, अतः इसको कहाँ पर रखा गया है, हमारा वर्ग 1 में क्या किया गया है, रखा गया है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, आपका 1s1 होता है। तो ये चीज़ हम पहले भी बोल दिए हैं, इसमें कुछ और नहीं है, यही हम बोलते हैं। और ये क्षार धातु का शीर्ष पर रखा गया है, कहाँ पर रखा गया है, शीर्ष पर, पहले तत्व पर रखा गया है। और ऐसा देखा जाए तो समूह सदस्य नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसको टॉप में रखा गया है। तो इतना में आपका यहाँ का परिचय क्या होता है, आपका समाप्त होता है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं प्राप्ति या उपलब्धता। हाइड्रोजन की प्राप्ति है, क्या देखते हैं, उपलब्धता देखते हैं क्या है, कैसा है ना, अक्यूरेंस बोलते हैं। तो इसमें आपको कुछ तर नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम प्राप्ति या उपलब्धता की बात करें तो जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो प्रकृति में आप अगर वायुमंडल में देखें तो उसका मात्रा तो बहुत कम है। लेकिन अगर हम संयुक्त अवस्था में बात करते हैं तो संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन जो है आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। एक तो अगर हम बात करें पानी का, H2 में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, इसमें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। उसके बाद उसके जितने भी हाइड्राइड होते हैं उनमें हाइड्रोजन पाया जाता है। जितने अम्ल होते हैं H2SO4, HCl, HNO3, है ना, ये सब में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन की उपलब्धता क्या होता है, आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा देखा जाए तो मुक्त अवस्था में तो कम होता है, बट संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा क्या होता है, मात्रा में पाया जाता है। सूर्य हमारा चल रहा है, किससे चल रहा है भाई, हमारा हाइड्रोजन से चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं और मिल करके हीलियम के क्या होते हैं, समस्थानिक बनाते हैं, जिससे बहुत सारे ऊर्जा क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। और वही ऊर्जा हमको जो है सूर्य प्रकाश के रूप में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, हमारे प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, इसके आधार पर और भी बोले तो कार्बनिक यौगिक पूरा हाइड्रोजन है बोल सकते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या बना है, हमारा पूरा हाइड्रोजन उसमें पाया जाता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक किसे होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, उनमें हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इसके आधार पर प्राप्ति हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसको इतना ही है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक,
हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। समस्थानिक आप पहले पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन आप जान चुके हो हाइड्रोजन कौन होता है। तो भाई हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? तत्व है जिसका संकेत क्या होता है? H होता है। हमको क्या जानना है? समस्थानिक जानना है। और समस्थानिक आप पहले क्या कर चुके हो? पढ़ चुके हो, पढ़ा जा चुका है। तो पहले आपको समस्थानिक को एक बार फिर से हम क्या कर देते हैं? बता देते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार फिर से और क्या कर रहे हैं? इसको रिपीट कर रहे हैं। तो समस्थानिक हमको क्या करना है? देखना है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जो है आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसको आइसोटोप से कहा जाता है। ठीक। अब हम समस्थानिक की बात करें तो क्या होता है, किस प्रकार से होता है, हम लोग इसको जानते हैं। वैसे आप पढ़े हो ऐसा तत्व जिनका क्या होता है ऐसे समस्थानिक क्या होते हैं? तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन उसके परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो उनके समस्थानिक कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं भाई? समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं हमारे? भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जो है समस्थानिक कहते हैं। उसे उस तत्व के क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। उसे उस तत्व के क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। तो क्या लिखे हम लोग? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो परिभाषा पहले भी जानते थे, एक बार और हो गया। समस्थानिक क्या होता है भाई? तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, लेकिन उसका परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है? हमारा समस्थानिक कहलाता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हमारे 3 समस्थानिक होते हैं। तो ये आपको दिख रहा है नीचे हमारा परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित कर रहा है। तो सभी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, लेकिन उनके परमाणु भार यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो देख रहे हैं वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो, वही आपका क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं भाई? 3 समस्थानिक होते हैं। एक हमारा होता है ये हमारा 1H1 हो गया हमारा, एक हमारा होता है 1H2 और एक होता है हमारा 1H क्या होता है 3, जिसमें हमारा क्या होता है? 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम कहा जाता है। या हमारा दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम कहा जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं भाई? हमारे 3 समस्थानिक यहाँ पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यही जानना था समस्थानिक किसे कहते हैं। आपने जान गया कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखें तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं भाई? 3 समस्थानिक होते हैं, जिनमें से एक समस्थानिक को बोलते हैं प्रोटियम, एक को बोलते हैं ड्यूटेरियम और एक को बोलते हैं हम लोग ट्राइटियम। तो इस तरीक़े से आप समस्थानिक को क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समस्थानिक से रिलेटेड कुछ क्या किया गया है, बात बताया गया है। जैसे हमारा ये हो गया तत्वों का संकेत हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर फिर विभिन्न प्रकार का दिया गया है। तो फिलहाल हमारा हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? हमारे 3 होते हैं। एक होता है हमारा प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है हमारा ट्राइटियम। तो 3 हमारे क्या होते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और ये तीनों प्रकार के समस्थानिक में जो नाभिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो क्या होते हैं? आपके भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर पहला नंबर दिया है हमारा प्रोटियम। पहला क्या दिया है? प्रोटियम, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोटियम का संकेत ये होता है, देखो ये 1H1 होता है और इसको हम लोग जो है प्रोटियम या साधारण भाषा में हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। और ये समस्थानिक में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले क्या होता है? हमारा समस्थानिक होता है। मतलब 3 समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो सबसे ज़्यादा प्रकृति में कौन सा समस्थानिक होता है? हमारा प्रोटियम जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? पाया जाता है। यही यहाँ पर दिया गया है कि हाइड्रोजन का सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध क्या है? समस्थानिक है। और प्रोटियम के नाभिक में क्या होता है? हमारा एक प्रोटॉन और एक क्या होता है? हमारा
इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। और प्रोटियम का परमाणु क्रमांक कितना है हमारा, 1 दिख रहा है आपको, तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना होता है हमारा 1s1 होता है। वैसे तीनों हम प्रकार के हाइड्रोजन होगा ना, उसका सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा हमारा 1s1 ही होगा। और प्रकृति में हाइड्रोजन में प्रोटियम का जो परसेंटेज होता है लगभग कितना परसेंट पाया जाता है हमारा 99.98% क्या होता है, ये प्रोटियम पाया जाता है। और उसको संकेत से किससे दर्शाते हैं हमारा 1h1 से दर्शाते हैं। तो इस तरीक़ा से आप बोल सकते हैं कि प्रोटियम पहला हाइड्रोजन का क्या है समस्थानिक है, जिसका संकेत क्या होता है 1h1 होता है, या तो इसी को 11p से भी दर्शाते हैं। और इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 1 होता है, प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो कितना होता है हमारा 1 होता है। तो प्रोटॉन कितना होता है 1, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, बट न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकालते हैं, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उसको परमाणु भार से जब क्या कर दिया जाता है घटा दिया जाता है, तो जो भी मान आता है वही न्यूट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, ये हो जाता है न्यूट्रॉन। तो निकालने के लिए इसको हम क्या करते हैं, जो परमाणु भार होता है इस परमाणु भार से अगर परमाणु क्रमांक जो होता है उसको क्या कर देते हैं घटा देते हैं, है ना, इसको हम लोग घटा देते हैं। तो परमाणु भार कितना है 1 है, तो परमाणु भार 1 है। और परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, ये हमारा परमाणु क्रमांक की बात करें 1, तो 1 और कितना हो जाता है 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भी फिलहाल न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाया जाता है। तो किसी भी परमाणु का न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए उसका जितना परमाणु भार दिया रहेगा उसको उसके परमाणु क्रमांक से क्या कर दो घटा दो, या प्रोटॉन की संख्या से घटा दो, वही आपका क्या होता है न्यूट्रॉन की संख्या को शो करता है। और इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाया जाता है। दूसरा हमारा समस्थानिक है ड्यूटेरियम, इसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और ये भारी जल के साथ क्या होता है उपस्थित होता है। कौन? हमारा जो ड्यूटेरियम होता है वो आपका क्या होता है भारी जल में उपस्थित होता है। और इसे भारी जल के विद्युत अपघटन से क्या किया जाता है प्राप्त किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे भारी जल क्या होता है। फिलहाल तो आप ये देखो कि ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम जो होता है भारी जल का सूत्र होता है D2O, उसमें पाया जाता है। और उस भारी जल से विद्युत अपघटन करके इसको प्राप्त किया जाता है। इसका भी परमाणु क्रमांक 1 ही होगा भाई, लेकिन द्रव्यमान इसमें क्या होता है 2 होता है, परमाणु भार इसमें 2 होता है। तब इसमें हमारा 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन क्या होता है पाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन हमारा दिख रहा है 1 होगा, क्योंकि परमाणु संख्या ही क्या होता है प्रोटॉन की संख्या होता है। और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। अगर 2 से हम क्या करते हैं 1 को जो है घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना प्राप्त हो जाता है हमारा 1 प्राप्त हो जाता है। तो सबकी संख्या इसमें कितना होता है 1-1 होता है। प्रोटॉन तो 1 होगा ही, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1 है। और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही उसमें न्यूट्रॉन है। मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है आपका 1 होता है। और ये प्रकृति में बहुत कम परसेंट, ये हम बोल सकते हैं आपका 0 पॉइंट जो है यहाँ पर 0.001%, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं 0.0016% पाया जाता है, मतलब नहीं के बराबर पाया जाता है। और इसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ये हमारा 1H2, जहाँ पर ये परमाणु क्रमांक है, ये ऊपर वाला परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान है, या तो इसको हमको 1D2 से भी क्या करते हैं दर्शाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं उसको बता सकते हैं। एक होता है हमारा ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होता है ये रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन होता है। और सक्रिय होने के कारण, रेडियो सक्रिय होने के कारण ये स्थायी नहीं है, मतलब एक जगह स्थायी अवस्था में नहीं पाया जाता है। इनकी ऊर्जा बहुत कम होता है और बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। और इसका अर्ध आयुकाल ये हमारा दिया है आपका 12.33 वर्ष दिया गया है। और ट्राइटियम में बात करें तो प्रोटॉन की संख्या तो 1 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगा, बट न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 2 होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसका संकेत की बात करें तो क्या होता है 1H3 होता है, तो 3 में अगर 1 घटा दें तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 प्राप्त होता है। तो इसमें परमाणु क्रमांक 1 है, भार 3 है। प्रकृति में उसकी उपलब्धता बहुत कम होता है, 1×10⁻⁻17% होता है। ये दुर्लभ समस्थानिक होते हैं। और इसका संकेत क्या होता है हमारा, ये होता है 1, ये होता है 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और ये 1 3 से ही क्या किया जाता है इसको व्यक्त किया जाता है। तो इस तरीक़ा से हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है उसको क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है। तो क्या बोल सकते हैं भाई,
क्वेश्चन आएगा तो हाइड्रोजन के समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। तो समस्थानिक क्या होता है, तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, बट उसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटियम क्या होता है, पाया जाता है। इसे हाइड्रोजन के भी नाम से जानते हैं, जिसका संकेत हम लोग यहाँ पर क्या चेक कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो इतना आपको लिखना है अगर आता है तो। यहाँ पर कुछ बातें हैं ये समझने के लिए है, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, सबका 1s2 होता है, चाहे वो प्रोटियम हो, चाहे ड्यूटेरियम हो, चाहे ट्राइटियम हो, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा आपका 1s2 ही है, 1s1 होगा। क्या होगा हमारा 1s1 ही होगा। क्या होगा भाई हमारा 1s1 होगा ना, क्योंकि अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो हमारा जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी समस्थानिक होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होगा। ठीक है, इनके रासायनिक गुण में समानता पाई जाएगी, है ना भाई, जाहिर सी बात है, सब हाइड्रोजन है तो रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि शुरू में न्यूट्रॉन की संख्या आपका जो है आपका कम है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो द्रव्यमान की संख्या भिन्नता होने के कारण भौतिक गुण भिन्न भिन्न होती है। मतलब हम हाइड्रोजन के जितने समस्थानिक पढ़ते हैं, जितने समस्थानिक पढ़ते हैं 1 1 1, और ये हमारा कितना हो जाता है आपका 1 2 3, तो ये 3 जो समस्थानिक हैं, इन तीनों समस्थानिक के रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ही है, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं यहाँ पर, भिन्न भिन्न होते हैं। और सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखेंगे तो सबका क्या होगा हमारा 1s1 ही होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, नहीं, जितने भी समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होता है 1s1, क्योंकि सबका परमाणु क्रमांक क्या है, एक ही है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन कितना है हमारा 1 है, और इसमें न्यूट्रॉन कितना है हमारा 2 है, तो इसका जो द्रव्यमान है अलग अलग होगा, और इसके वजह से भौतिक गुण भी अलग अलग होगा। ठीक है, और द्रव्यमान में भिन्नता के कारण समस्थानिकों गुण में भिन्नता भी पाई जाती है, तो इसे हम लोग समस्थानिकी प्रभाव कहते हैं। और इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिकों अभिक्रिया की दर भी भिन्न भिन्न होती है, और इसमें जो प्रोटियम होती है, हाँ, की रासायनिक अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्लोरीन और प्रोटियम के मध्य अभिक्रिया की गति क्लोरीन और ड्यूटेरियम के मध्य की गति के अपेक्षा 13.4 गुना अधिक होती है। मतलब सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होती है, प्रोटियम होती है, और ड्यूटेरियम की अपेक्षा प्रोटियम चारकोल पर अधिशोषण अधिक तीव्र गति से होती है। मतलब जब इसको आप क्या करेंगे, चारकोल के सामने लाएंगे, चारकोल मतलब कोयला एक हिसाब से बोलेंगे, ठीक है, कोयला को ही चारकोल बोलते हैं। तो कोयला को हम जैसे ही क्या करते हैं, समीप लाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कोयला द्वारा अवशोषित कौन होता है, हमारा प्रोटियम होता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से इनकी कुछ चर्चा यहाँ पर की जा सकती है, जो आपको क्या करना है, जानना है। जैसे कुछ पूछेगा, बताइए क्या तीनों समस्थानिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा। यस, तीनों समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, रासायनिक गुण भी समान होता है, बट भौतिक गुण क्या हो सकता है आपका, अलग अलग हो सकता है। तो ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ दिया है, हाइड्रोजन के समस्थानिक के कुछ भौतिक गुण दिया है भाई, सिंपल सा। जैसे उपलब्धता की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, उपलब्धता का, तो प्रोटियम देखो 99.98% होता है। ड्यूटेरियम की बात करें तो 0.0156% क्या होता है, पाया जाता है। और टाइट्रियम बहुत कम 10⁻⁻17 क्या होता है आपका, परसेंटेज के रूप में पाया जाता है। परमाणु बात देखें तो परमाणु भार कितना होगा, समाक्षित परमाणु, ये होता है हमारा परमाणु भार 1.008 होता है। ये परमाणु भार 2.0014 होता है, और इसका परमाणु भार क्या होता है आपका 3.016 होता है। बट ये संख्या बहुत कम होता है, इसलिए इसको 1 मानते हैं। इसकी संख्या कम है तो इसको 2 ही मानते हैं, इसकी संख्या कम है तो इसको 3 ही मानते हैं। इस वजह से लिखते वक्त क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं 1 3, इसको लिखते वक्त क्या लिखते हैं 1 2, और इसको लिखते वक्त क्या लिखते हैं हमारा 1 1 लिखते हैं, क्योंकि ये वाला जो भाग होता है उसको हम लोग जो है काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। गलनांक की बात करें तो गलनांक क्या होता है हमारा, ये हमारा 13.96 है ना, हम बोल सकते हैं केल्विन के हिसाब से देखें तो। और यहाँ पर ये इतना है, इसका गलनांक इतना है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बंद लंबाई देख सकते हैं। ये सारे चीज़ इसमें क्या किया गया है, दिया गया है, जो कि समस्थानिकों के भौतिक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं डाईहाइड्रोजन के पास। किसके पास चलते हैं, डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन क्या होता है भाई, H2 को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डाईहाइड्रोजन कहते हैं। 2 मतलब डाई और H मतलब हाइड्रोजन, तो H2 को ही हम क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोजन कहते हैं। और ये जो डाईहाइड्रोजन होता है वो
किस प्रकार से है, कैसा है। आप वैसे हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारा चीज़ जान गए हैं। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार क्या होता है 1 होता है। इनके कितने समस्थानिक होते हैं, हमारे 3 समस्थानिक क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। ये सब चीज़ अभी जस्ट देखें हैं तो ये परिचय करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल डाई हाइड्रोजन क्या होता है, तो H2 को ही हम क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन कहते हैं। और इस डाई हाइड्रोजन को किस प्रकार से बनाया जाता है वो हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये डाई हाइड्रोजन H2 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, H2। अब इसको बनाने की क्या दिया है, हमारा विधि दिया है। बनाने की विधि मतलब हाइड्रोजन बनाने की विधि है, और वो भी कौन सा हाइड्रोजन भाई, H2 बनाने की विधि। ठीक है, डाई हाइड्रोजन बनाने की विधि। तो बहुत सारा विधि दिया है, जिसमें पहला विधि हमारा दिया है प्रयोगशाला विधि। कौन सा दिया है, हमारा प्रयोगशाला विधि दिया गया है। और इस विधि को आपको क्या करता है, क्वेश्चन भी करता है कि प्रयोगशाला विधि को समझाइए, है ना, कि किस प्रकार से प्रयोगशाला विधि में हाइड्रोजन अर्थात डाई हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो आपको थ्योरी अपने मन से लिखना है, अपने मन से मतलब जो हम समझाए हैं उसको आपको लिखना है। यहाँ पर उसको मैं नहीं लिखने वाला हूँ, खाली मैं क्या करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रयोगशाला विधि। और ये प्रयोगशाला विधि आपके बुक में दिया गया है, तो इसी को हमको थोड़ा सा क्या करना है, चर्चा करना है। पहला विधि क्या दिया है, हमारा प्रयोगशाला विधि दिया है। प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं, डाई हाइड्रोजन बनाने के लिए अर्थात H2 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक उल्फ की बोतल लेते हैं। ये हमारा किसका बोतल होता है, उल्फ। ये लिखा है उल्फ की क्या होता है, बोतल। ये ऐसा दिख रहा है, उल्फ की जो बोतल होता है, इस बोतल में हम दानेदार क्या करते हैं, जिंक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, दानेदार जिंक। जिंक का फार्मूला क्या होता है, Zn होता है। ऐसा टुकड़ा के रूप में आपके लैब में पाया जाता है। तो इस उल्फ की बोतल में हम क्या करते हैं, दानेदार जिंक लेते हैं। और दानेदार जिंक ले करके इसका जो 2 मुंह दिख रहा है, एक मुख में हम लोग क्या लगा देते हैं, थिसिल फनल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, थिसिल फनल लगा देते हैं। थिसिल फनल क्या करते हैं, लगा देते हैं। और दूसरा जो हमारा ये सिरा होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, एक निकास नली निकालते हैं। ये हमारा क्या होता है, निकास नली निकालते हैं। और इस निकास नली को आगे एक पानी से भरे पात्र, ये हमारे क्या है, हमारा पानी से भरे क्या है, पात्र है। पानी से भरे जो क्या होता है, हमारा जो पात्र होता है, जिस पर एक गैस जार उल्टी रखी होती है। ये हमारा क्या होता है भाई, गैस जार होता है, जो उस पानी से भरे पात्र में उल्टा क्या होता है, हमारा रखा होता है। क्या कर दी जाती है, उससे कनेक्ट कर दी जाती है। अब जो है ऊपर से ये हमारा जो थिसिल फनल होती है, यहाँ से क्या की जाती है, तनु, डाइल्यूट बोलते हैं, तनु जो H2SO4 होती है। तनु H2SO4 जो होती है, तनु मतलब क्या होता है, पानी युक्त, जिसमें पानी की मात्रा हो उसको क्या बोलते हैं, तनु बोलते हैं। तो यहाँ से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो ऊपर से थिसिल फनल के द्वारा किस पर गिराई जाती है, दानेदार जो क्या होती है, जो जिंक होती है, उस पर क्या की जाती है, ऊपर से क्या की जाती है, गिराई जाती है। तो जैसे ही दानेदार जिंक पर क्या होती है, आपका ऊपर से जो है H2SO4 क्या की जाती है, गिराई जाती है। दोनों आपस में क्या करती हैं, क्रिया करती हैं। और क्रिया करके क्या बनाती है भाई, तो ये धन होती है और ये ऋण होती है। तो ये क्या बना लेती हैं, जिंक सल्फेट बना लेती हैं। और यहाँ से कौन सा गैस मुक्त करती है, आपकी हाइड्रोजन गैस क्या करती है, आपकी मुक्त करती हैं। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, फिर यहाँ से होता हुआ ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पर जाती है हमारी, वो जो है पानी से भरे पात्र में जाती है। क्योंकि जो पानी से भरे पात्र में हाइड्रोजन क्या होती है, अघुलनशील होती है, इसलिए बुलबुला के तौर पर क्या होती है, आपके ऊपर उड़ती है। और इधर ऊपर में क्या रहती है, गैस जार रहती है। और इस तरीक़े से गैस जार में क्या हो जाती है, हमको हाइड्रोजन क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। यही हमारी क्या होती है, प्रयोगशाला विधि होती है। और ये जो ऊपर में लिखे हैं वो कौन सा होता है हमारा, ये रासायनिक समीकरण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो ऊपर वाला क्या होता है भाई, ये होता है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो सब चीज़ यहीं पर मैं आपको बता दिया। तो आपको क्या करना है, एक सुंदर सा आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है। और जैसे आपको बताया गया है उसको लिखना है। और एक समीकरण इस प्रकार से आपको क्या करना है, बढ़िया से आपको समीकरण भी एक क्या कर देना है, लिख देना है। यही होता है हमारा लैब में, प्रयोगशाला में क्या बनाने की जो है हाइड्रोजन गैस बनाने की क्या होता है, विधि होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, जो समझाए हैं उसको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पहले उल्फ की क्या लेते हैं, एक बोतल लेते हैं। और इस उल्फ की बोतल में कुछ जिंक का जो क्या होता है, जो टुकड़ा होता है, उसको हम क्या करते हैं, भर देते हैं। और उसके पश्चात उल्फ के जो दोनों
जो सिरा होता है, एक सिरा में हम थिसिल फनल लगा देते हैं और दूसरा सिरा होता है उसमें निकास नली लगाते हैं। निकास नली को आगे एक पानी से भरे जो पात्र होता है उस पात्र में क्या करते हैं, ले जाते हैं और उस पात्र के ऊपर क्या होता है, गैस जार उल्टा रखा होता है, उससे हम क्या कर देते हैं, उसको जो है जोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो थिसिल फनल होता है उस थिसिल फनल के द्वारा ऊपर से डाइल्यूट जो H2SO4 होता है उसको जिंक के ऊपर क्या करते हैं, गिराते हैं, जिससे दोनों के बीच क्या होता है, आपको प्रक्रिया होता है, जिससे जिंक सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, आपका मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है भाई, हमारा हाइड्रोजन क्या करता है, आपका मुक्त करता है। और ये जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन कहाँ से होता हुआ, इस निकास नली से होता हुआ पानी से भरे पात्र में जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है पानी के साथ क्या होता है, हमारा अघुलनशील होता है, इसलिए वो धीरे धीरे बुलबुले के तौर पर क्या होता है, आपका ऊपर उठता है और ऊपर उठ करके गैस जार में क्या हो जाता है, आपका कलेक्ट हो जाता है, जिसे क्या कर लिया जाता है, आपका प्राप्त कर लिया जाता है ना, प्राप्त कर लिया जाता है। और इस तरीक़े से हमको क्या हो जाता है, हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। और यही आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बनाने का या डाई हाइड्रोजन बनाने का प्रयोगशाला विधि कहलाता है। लेकिन इस प्रकार से जो हाइड्रोजन प्राप्त होता है उस हाइड्रोजन में बहुत सारी क्या पाया जाता है, अशुद्धियाँ पाया जाता है, जिन अशुद्धियों को बाद में क्या कर लिया जाता है, अलग अलग विधियों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है और अंततः क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर लिया जाता है। इतना आपको लिखना है, चित्र बनाना है और वो समीकरण लिखना है। तो इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला विधि को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। तो ये हो गया आपका प्रयोगशाला विधि। चलो एक दो ठो और देखते हैं हम लोग। दूसरा हमारा दिया है, वो दिया है आपका धातुओं पर अम्लों की क्रिया। ये दूसरा विधि है कि हम धातु पर क्या कर सकते हैं, अम्ल का क्रिया करा करके क्या कर सकते हैं, हम जो है हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, जिंक हो गया, ये हमारा क्या होता है, धातु होता है और ये अम्ल H2SO4 होता है ना, डाइल्यूट वाला। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, हमारा ये ZnSO4 और साथ में क्या हो जाता है, आपका H2S गैस क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। या तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा, जैसे हम सोडियम धातु ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको HCl के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो ये क्या निकल जाता है, यहाँ पर NaCl और यहाँ पर H2O। तो उस स्थिति में इसका मात्रा कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, इसका भी मात्रा 2 ले लेते हैं, इसका भी मात्रा 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो एक सिंपल विधि है, हम धातु लेंगे, धातु पर क्या करेंगे, अगर कोई अम्ल मिला देते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होता है, आपका मुक्त होता है। इसका नाम क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका नाम क्या होता है भाई, सोडियम होता है, इसको हम लोग सोडियम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम लिख देना भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, हमारा जिंक सल्फेट होता है, SO4 को सल्फेट बोलते हैं। और इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। Na को बोलते हैं सोडियम, Cl जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं क्लोराइड। और ये दोनों तो दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस होता है। तो इस तरीक़ा से आप दूसरा विधि से भी क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। एक और है हमारा धातुओं पर प्रबल क्षारों की क्रिया से, जैसे Zn को ही लेते हैं और एक प्रबल क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारा यहाँ से जैसे ही क्रिया कराते हैं कौन सा गैस निकलता है, हमारा H2O गैस निकलता है। और यहाँ से बन जाता है हमारा Zn, है ना। सबसे पहले सोडियम आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा धनात्मक कौन होता है, सोडियम। तो Na2 फिर Zn और ये हमारा क्या हो जाता है, O2। तो यहाँ से हो गया, पलट गया, ठीक है सब ठीक। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, जिंकेट कहा जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, जिंक को किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक प्रबल क्षार है, हाइड्रोक्साइड है ना, प्रबल क्षार है, के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो यहाँ से ये टूट जाता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या होता है, आपका मुक्त हो जाता है। ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस, और ये प्लस। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। अब देखो ये प्लस और ये माइनस है, तो इधर आके हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा धनात्मक होता है उसको पहले लिखते हैं। सोडियम ज़्यादा धनात्मक है तो N2 हो गया,
उसके बाद जिंक धनात्मक होता है तो Zn हो गया और O2 इधर आके पलट जाता है और ये हमारा सोडियम जिंकेट बनाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एक और है हमारा सिंपल विधि, धातुओं पर जल की क्रिया से आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है अगर सोडियम ही लेते हैं या हम क्या ले लेते हैं, अन्य धातु ले लेते हैं जिसके साथ अगर जल के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो वहाँ से भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या ले लें, अगर हम सोडियम ले लें और यहाँ पर अगर हम जल ले लेते हैं, है ना, और इसके साथ अगर क्रिया कराते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका हाइड्रोजन गैस क्या होता है, आपका बाहर निकलता है। और भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया है, आयरन दिया है। आयरन की अगर हम बात करें तो H2O के साथ अगर हम क्या करें, इसको क्रिया कराएं तो ये हमारा Fe2O3 बना लेता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। जैसे ये 3 दूनी हो गया, है ना, यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, तो इधर कितना हो जाता है, 3 दूनी 6। तो इस तरीक़ा से आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो कुछ है जिसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। तो ये प्रयोगशाला विधि है जहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है डाई हाइड्रोजन बनाने का औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को बनाना, वो हमारा क्या कहलाता है, औद्योगिक वाला कहलाता है। तो ये हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं। तो आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं भाई।